हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने मोशन इन वन डायमेंशन टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें हमने वेरियस टॉपिक को कंप्लीट किया है। और लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मोशन इन ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसके साथ साथ हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को भी समझने की कोशिश की थी। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद हमको समझना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, हमको समझना है रिलेटिव वेलोसिटी। इसका जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है मोशन इन 2D। उसके पहले हमें समझना है वेक्टर एनालिसिस। क्लियर? फिर इसके बाद मोशन इन 2D। 2D में टोटल दो टॉपिक पढ़ने हैं अपने को। एक पढ़ना है प्रोजेक्टाइल, दूसरा पढ़ना है सर्कुलर मोशन। फिर हम इंटर करेंगे एनएलएम की तरफ। तो हमारा मैकेनिक्स से एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए समझते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। क्लियर है? अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, तो अपने को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है टाइम को, और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है वेलोसिटी को। क्लियर? अब अपने पास एक जनरल फार्मूला होता है, शायद आप लोगों ने सुना हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सुना है क्या? अच्छा, बिल्कुल सुना है आपने। अब v इज इक्वल टू, ये u है, सॉरी बच्चों अगर आपको दिक्कत हो रही, दिस इज अ u। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। क्लियर है क्या? इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए से, then then we get m is equal to a and c is equal to u, where c is the y intercept, where c is the y intercept and a is the slope। ये क्या है? स्लोप है किसका? जो इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर? आइए समझते हैं। एट t इज इक्वल टू जीरो, जब t की वैल्यू जीरो थी, उस टाइम पर v क्या आएगा? जब t जीरो पुट कर देंगे, देन v is equal to u and and at at v is equal to zero, v is equal to zero, then we get, जब v की वैल्यू जीरो है, then u plus at is equal to zero means t is equal to minus u by a, t is equal to minus u by a। अब ध्यान समझते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। देखें, एट t is equal to zero, at t is equal to zero, v is equal to u, means at t is equal to zero, this is u, and the slope is a, and at t is equal to, sorry, at v is equal to zero, at v is equal to zero, t is equal to minus u by a, this is t, and here in this direction, यहाँ पे कहीं पर माइनस u by a होगा क्या? अगर यहाँ पे कहीं पे माइनस u बाई ए होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन को हमने इंटरसेक्ट किया, तो ये कुछ इस टाइप का लाइन मिला हमें। क्लियर है क्या? और इस टाइप का जब अपने को लाइन मिला, तो क्योंकि अपने को पता होता है कि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो अगर टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो इस माइनस वाली लाइन को हटा देंगे, तो अपने पास ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का। क्लियर है क्या? ये ग्राफ अपने क्या बताता है कि t बराबर जीरो पर पार्टिकल की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। एट t इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल है एन इनिशियल वेलोसिटी u। क्लियर? एंड आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, पार्टिकल अचीव अ फाइनल वेलोसिटी v। क्लियर? एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया क्या? अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट, यही ग्राफ हमारा, ये जो स्लोप है, ये यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो जाए कुछ इस टाइप से, तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, एंड इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है,
और एक्सेलरेशन ए है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए विच इज कांस्टेंट। अगर सीधी स्ट्रेट लाइन जाती है तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, और ये जो ए है, ये ए इसका स्लोप बताता है, मीन्स tan थीटा, tan थीटा, ये क्या है टी और ये क्या है वी। अगर मैं इसका स्मॉल इंटरवल लें इस टाइप से, if we take a small interval, this term, this is the delta v, delta v, and this is the delta t। नहीं आया? ठीक है, इस स्लोप का हमने एक स्मॉल इंटरवल लिया, दो पॉइंट्स लिए, इस पॉइंट के दो पॉइंट्स लिए ए और बी। इन पॉइंट्स को हमने वेलोसिटी के डायरेक्शन में और टाइम के डायरेक्शन में कनेक्ट किया, तो ये हमारा इंटरवल वेलोसिटी का इंटरवल आया डेल्टा वी, और टाइम का इंटरवल आया डेल्टा टी। So delta v by delta t, this is theta, then this is also theta, then tan theta is equal to delta v upon delta t, delta v upon delta t. This is the perpendicular and this is the base. Perpendicular upon base becomes delta v by delta t, which is the average acceleration, which is the average acceleration. Time rate of change of velocity, time rate of change of velocity is called एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाए, बहुत 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 स्मॉल हो जाए, मींस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दिस इज बिकम्स डीवी बाई dt, which is known as instantaneous एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? क्या तक समझ में आया? तो हम ये कहेंगे कि इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट t बराबर जीरो पर इसकी वेलोसिटी जीरो थी, और आफ्टर टाइम t इट अचीव्स द फाइनल वेलोसिटी v एंड मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। क्लियर है? ये दोनों ग्राफ आप लोगों को समझ में आए होंगे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग समझते हैं। हाँ जी, and kinetic graph, this is time t and this is velocity v, and when we got a plot of this graph like this, this is parallel to the time axis, parallel to the time axis। अगर देखें, अगर हम टाइम को देखें तो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। तो अगर देखें तो 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी यही थी, 2 सेकंड पे भी वेलोसिटी यही थी, 3 सेकंड पे भी वेलोसिटी यही थी, और 4 सेकंड पे भी वेलोसिटी यही थी। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। टाइम इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीजेस। ओके, नॉट इंक्रीजिंग। जब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है तो उस टाइम पर अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम बढ़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन इज tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। समझ में आया क्या? इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से है, तो अगर ध्यान से देखें तो टाइम वही 2 सेकंड है, 2 सेकंड पर 1 2 3 4 5, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट की अलग अलग वेलोसिटी है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी एक ही हो सकती है, दो वेलोसिटी, 10 वेलोसिटी या फिर मल्टीपल वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि वेलोसिटी के पैरेलल स्ट्रेट ग्राफ पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है क्या? आगे समझते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट graph plotting like this। ऐसा, इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप ये है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट,
and at this point this is the slope again, and at this point this is also a slope of this point, and at this point this is another slope this। अगर आप देखें तो हर एक पॉइंट पर ये थीटा वन, ये थीटा टू, ये थीटा थ्री, ये थीटा फोर, theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. Then we can see theta 1 is less than, theta 2 is less than, theta 3 less than theta 4। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट एक और ग्राफ समझते हैं। नेक्स्ट this is the velocity time graph, velocity time graph, this is time t and this is velocity v। क्लियर? अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डाउन हो रही है, जैसे वैसे वेलोसिटी डाउन हो रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, या टाइम जीरो पर वेलोसिटी हाई थी, टाइम जीरो पर वेलोसिटी हाई थी, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे थे वेलोसिटी भी आगे की तरफ मूव, मतलब वेलोसिटी जीरो हो रही थी, और इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो गई, इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुई। फिर इसके बाद टाइम बढ़ा, वेलोसिटी फिर इंक्रीज हुई बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई बट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो हम इस तरीके का केस कब मिलता है? तो अगर देखें तो जब हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका था, जब ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका था तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी थी मैक्सिमम थी, तो ऊपर जाने के बाद इस मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हुई, इस मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हुई। फिर इसके बाद ये फिर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव किया, और फिर इसके बाद वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज होती, यहाँ पर से फिर वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू हुई और इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी, फिर टाइम बढ़ा, वेलोसिटी डाउन हुई, वेलोसिटी डाउन हुई तो इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हुई, फिर इसके बाद फाइनली फिर इंक्रीज करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। क्लियर है क्या? चलिए, तो हमने कुछ ग्राफ के मदद से आप लोगों को वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन समझाने की कोशिश की, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। यार अब एक चीज और समझते हैं, एक सेगमेंट और। जैसे कि अपने को पता है, अपने को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, acceleration is equal to dv by dt, and also velocity is equal to dx by dt, velocity is equal to dx by dt। अगर इस टर्म अगर इसको कंप्लीट इंटरवल ले तो v इज इक्वल टू x बाई t, v इज इक्वल टू x बाई t। तो हमारे पास x क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि दिस इज द टाइम डायरेक्शन और दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, sorry, this is the change in velocity and this is the change in time, so this is the delta v and this is the delta t, then delta v by delta t is equal to acceleration। क्लियर है? और अगर हम ये कहें कि v इज इक्वल टू dx बाई dt, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दे तो dx इज इक्वल टू v dt, v dt, देन x इज इक्वल टू vt। यानी कि वेलोसिटी की एक्सिस को टाइम की एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वेलोसिटी की एक्सिस को टाइम की एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो अपने को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये इसका एरिया निकलेगा, एरिया निकलेगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अगर ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ है तो मतलब ये कि वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है? और सिमेट्री के अनुसार से उसकी जिस तरीके ज्योमेट्री सिमेट्री बनी होगी उस हिसाब से हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर है? समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल के साथ तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ, ये एक एग्जांपल है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। क्लियर? और सिक्स तक वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ का क्लियर है। नेक्स्ट और सेवन तक, सिक्स सेवन फिर लाइक दिस। और ये टाइम, सो ये वेलोसिटी 50 है, ये टाइम टी है। ये 10 7 5 1 2 3 4 क्लियर है। और दिस इज द 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आपसे पूछा क्या गया है? बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट अ कांस्टेंट लाइन ज्वाइनिंग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? और क्या क्या गिवन है? हाँ, तो क्या करना है आपको? इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ध्यान समझिए। यहां से यहां तक का स्पीड कितनी है? स्पीड इंक्रीज हो रही है विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसके बाद वेलोसिटी वेलोसिटी डाउन हो रही है। तो हमें क्या करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ को देखें तो ये ट्रायंगुलर है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। ए बी सी डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो अगर देखें तो इसमें तीन प्रकार के शेप बने, एक ये शेप और एक ये शेप और एक ये शेप। क्लियर है? ध्यान से समझिए। पहले उधर को मैं इरेज कर देता हूँ, उधर कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं। चलिए अब क्या करेंगे? अब इसका एरिया निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? ट्रायंगुलर का एरिया कैसे लिखते हैं? 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं? 1/2। किसी भी ट्रायंगल का लिख सकते हैं, इक्विलेटरल का भी सबको भी लिख सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है? 5 और हाइट कितनी है? 50। तो प्लस प्लस यहाँ पर बेस कितना है? 2 और हाइट कितनी है? 50। और ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू हाइट कितनी है? 50 प्लस इधर वाले का लिखेंगे। इधर वाले का जब हम लिखेंगे, जब इधर वाले का लिखेंगे 1/2, मतलब ये ट्रायंगल है, टोटल बेस कितना है? 1 2 3, बेस हुआ 3 और हाइट कितनी है? 50। हाइट कितनी है? 50। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर देखेंगे कि 50 पूरे से बाहर किया जा सकता है, 50 हमने कर लिया बाहर। तो ये 5/2 प्लस 2 प्लस 3/2 प्लस 3/2, 2 2 जा 4 और 4 3 7। तो 50 और ये 5/2 प्लस 7/2, दिस इज द
50 इंटू 7 5 12/2, दिस इज 25। 25 कितना हो गया ये, 25 टू 50 और प्लस 50 इज इक्वल टू 300 मीटर। क्लियर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, 300 मीटर। क्लियर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एग्जांपल है। This is 5 and this is 10. This is 15. Okay. This is 15. Yeah. This is 5 meter per second, and here this is minus 5 meter per second. Clear है? Find out the total. Find out the total distance and displacement covered by the object. Clear? यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कवर करना है। अब ध्यान समझिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए अपना करना क्या होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू होगा ऊपर वाले का टोटल एरिया अपवर्ड एरिया प्लस डाउनवर्ड एरिया, डाउनवर्ड एरिया। क्लियर। जब इसी की जगह पे डिस्टेंस निकाले, जब इसी की जगह पे अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे अपवर्ड एरिया माइनस डाउनवर्ड एरिया। या यूं कहें कि अब इसमें क्या किया हमने, पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस दोनों के एरिया का सम किया, तो हमारे पास आएगा टोटल डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, जब ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, तो समझते हैं। हमने भी अगर यहाँ तक के ग्राफ के एनालिसिस करें, ये पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डाउन हो रही थी, डाउन हो रही थी, तो यहाँ पे आके जीरो हुई, फिर इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हुई। ध्यान समझे, ये कुछ इस टाइप से है कि, ये इस टाइप से है कि पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही थी, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही थी और एक्सेलरेटेड मोशन था, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था आगे, फिर इस पॉइंट पे जाकर, इस पॉइंट पे जाकर इसके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्पीड कम होना चालू हुई, स्पीड कम होना चालू हुई, स्पीड कम होना चालू हुई, लेकिन स्पीड कम हो रही है, लेकिन बढ़ तो उसी डायरेक्शन में रही है। मतलब ऑब्जेक्ट तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर स्पीड कम होते 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 जीरो हो गई। जैसे मान लिया अपने कार में ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते लगाते जाके गाड़ी रुक गई, और रुकने के बाद यहाँ पे गाड़ी रुकी, फिर आपने रिवर्स गियर मारा, रिवर्स गियर मारा, जैसे रिवर्स गियर मारा तो गाड़ी पीछे की तरफ बढ़ना शुरू कर दी। अब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करना चालू किया। क्लियर है। यहाँ तक आगे चलना मूव किया। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो जो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। क्लियर। लेकिन 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 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज द टोटल डिस्टेंस। क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमने सबको ऐड किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इस टोटल लेंथ से इस नीचे वाली लेंथ को घटाएंगे। समझ में आया क्या, फील हुआ कुछ कुछ, आगे समझते हैं। अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले के एरिया निकालेंगे, फिर नीचे वाले के एरिया निकालेंगे। ऊपर वाले का अगर एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कैलकुलेट कर लेगा, या अगर आप लोग अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर। अलग अलग करना चाहे तो ये 1/2 इंटू इस पर्टिकुलर वाले पार्ट का, इस पर्टिकुलर वाले पार्ट का कितना होगा,
बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 5, प्लस 1/2 इस वाले पार्ट का बेस कितना है 5, 10 से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, और हाइट कितनी है 5। क्लियर? तो कितना हो गया, 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 मीटर। क्लियर? ये ऊपर वाले का एरिया हो गया। क्लियर? और नीचे वाले का एरिया कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, और ये 5, ये ऊपर वाला 5 और ये नीचे वाला भी 5। तो कितना हो जाएगा ये, हाँ, नीचे के लिए 1/2, 1/2, 5 × 5, तो कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो 12.5, 12.5। ये डायवर्ड का यानी नेगेटिव एक्सिस का एरिया है, और ये पॉजिटिव एक्सिस का एरिया है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, शायद 37.5 आएगा क्या, 5 2 7 और 37, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 12.5 मीटर। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ पाए? चलिए अब हम समझते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है? देखिए, हम नोट करेंगे, इसके बाद दूसरा टॉपिक समझते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या करना अपने को, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस में टाइम रखना है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी रखनी है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, क्लियर, एक्सेलरेशन, क्लियर, एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये क्या होगा, अगर इस टाइप से टाइम के पैरेलल एक्सिस जाती है तो इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एंड नेक्स्ट, अगर हम ये कहें कि कि ये दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द एक्सेलरेशन एक्सिस, तो हम इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर? दूसरा, अगर हम इस टाइप का ग्राफ बनाए तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, फिर सॉरी 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 पहले टाइम के साथ एक्सेलरेशन ऐसे डाउन हो रहा था, ये टाइम एक्सिस बढ़ रहा था तो टाइम एक्सेलरेशन डाउन हो रहा था, फिर यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन 0 हुआ, फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक और समझना चाहे तो एक्सेलरेशन टाइम एक ही है लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक ही टाइम पर एक्सेलरेशन एक होगा, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर, किसी भी एक बहुत ही छोटे सूक्ष्म इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन एक ही होगा, दो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, या मल्टीपल एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर से हमारा ग्राफ वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हाँ, एक चीज और इसका थोड़ा देख लेंगे कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर एटी ग्राफ। क्लियर? ध्यान देंगे, तो जो हमारे पास जैसे फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू डीवी बाई dt, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो dv is equal to a dt, दिस इज द एक्सेलरेशन एंड दिस इज द टाइम इंटरवल। तो हम कहेंगे एरिया एरिया अंडर एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, या सॉरी वेलोसिटी। क्लियर है? जिस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए वीटी ग्राफ का एरिया निकाला था, उसी प्रकार से हमको जब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो ग्राफ गिवन होगा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे और वो एरिया हमारा बताएगा वेलोसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल
पहले तो खुद से कोशिश करें कि सॉल्व हो, और बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि 45 क्वेश्चन की हमने गारंटी ली है, पूरे 45 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो इसके लिए पहले कुछ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाए, जो बेसिक एलिमेंट्री चैप्टर्स हैं। उन बेसिक एलिमेंट्री चैप्टर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद हर चैप्टर के क्वेश्चंस की कम से कम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा। तो आपको इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी अपने माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारा सब कुछ फिजिक्स से संबंधित जितना भी आपके नीट के पर्पस के लिए डिमांडेबल है, वो सारा का सारा यहीं पे मिलेगा। और 30 क्वेश्चन के हमने जो आपने आप लोगों से वादा किया है, वो 30 के 30 क्वेश्चन बस बहुत जल्द, जैसे जैसे कम से कम एलिमेंट्री टॉपिक कंप्लीट हो जाए कि आपके क्वेश्चंस के हम सॉल्व करें, या आपके साथ बैठकर चिट चैट करें, लाइव चैट करें, तो उस टाइम पे आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए। पूरे 30 क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व कर दूं, मैं ही बताऊं ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे होगा, फिर वो मतलब नहीं निकलेगा कुछ खास। क्लियर है? इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। कम से कम 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाने दें 11th के, और कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने दें 12th के। फिर इसके बाद हम आपको पूरे 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 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लाइव आके कराएंगे। अगर लाइव हुआ तो पॉसिबल हो पाया तो बहुत अच्छी, नहीं हो पाया तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में भी देंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। इसलिए बहुत चिंता का विषय नहीं बनाना है अपने को। क्लियर है? चलिए हम अगले टॉपिक में आते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का सबसे पहले समझते हैं। जैसे जैसे ये एक रोड है। क्लियर? इस रोड में एक चिंटू नाम का लड़का खड़ा है। कौन? चिंटू। चिंटू नाम का लड़का खड़ा है, और यहाँ पर दो लड़के आपस में रेस कर रहे हैं। ये इधर तरफ भाग रहा है, और ये मान ले किधर, मान ले इसको भी इधर ही मान लें, और ये दूसरा वाला लड़का भी इधर तरफ भाग रहा है। ठीक? इसका नाम क्या ले लें हम? इसका नाम बॉबी ले लेते हैं, और इसका नाम अभिषेक ले लेते हैं। क्लियर? अगर ध्यान दें, ये जो बॉबी है, बॉबी की स्पीड है वी बी। बॉबी की स्पीड है वी बी। और ये जो अभिषेक है, ये जो अभिषेक है, इसकी स्पीड है वी ए। और ये चिंटू अपनी जगह पे खड़ा है, चिंटू कहीं नहीं जा रहा है, दोनों मोशन पे हैं। ये कौन कौन? बॉबी और अभिषेक। अब ये दोनों की संभावना ये हो सकती है कि ये इधर की तरफ भी मूव कर सकता है, या फिर ये इधर की तरफ भी मूव कर सकता है, लेकिन दौड़ सकता है। इसकी भी दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये या तो इधर की तरफ मूव कर सकता है, या इधर की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन मूव कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है। क्लियर है? अब ये किसकी स्पीड है? वीबी। वीबी किसकी स्पीड है? बॉबी की। किसके रिस्पेक्ट में? ये जो चिंटू खड़ा है, चिंटू जो खड़ा है, चिंटू जो ग्राउंड पे है, खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में बॉबी की स्पीड वीबी है। और ये जो अभिषेक है, अभिषेक जो मूव कर रहा है, अभिषेक को देख रहा है चिंटू। अभिषेक को जो चिंटू देख रहा है, चिंटू के रिस्पेक्ट में अभिषेक की स्पीड है वी ए। वी ए। तो हमें ये बताना है कि बॉबी अभिषेक के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या अभिषेक बॉबी की रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर है? अब समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट टू, relative velocity of object 2 with respect body object 1, relative velocity of object 2 with respect to object 1 is the rate of
change of position, rate of change of position of 2 with respect to with respect to 1। वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ रेट ऑफ पोजीशन है बॉडी 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान समझें, किसी टाइम पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, किसी टाइम पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसकी वेलोसिटी v1 है, जिसकी वेलोसिटी v1 है और वो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है, वेलोसिटी से ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है। और उस टाइम पर हम जब ये देख रहे थे उस टाइम पर टाइम जीरो था, टाइम जीरो था। जब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसी सेम टाइम पर उसकी ओरिजिन से पोजीशन x2 है, ओरिजिन से पोजीशन x2 है और t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर। ध्यान समझेंगे, फिर समझे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है t बराबर जीरो पर। हमने अभी टाइम को कैलकुलेट करना चालू नहीं किया। तो इस पोजीशन की t इक्वल टू जीरो पर, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की t इक्वल टू जीरो पर पोजीशन x2 से फिर से जीरो लगाया क्योंकि उस समय टाइम जीरो था, और इस वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 ओरिजिन से x1 एट t इक्वल टू जीरो। क्लियर? आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया। इसकी जो वेलोसिटी हो गई ये x1 t हो गई, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x2 t। क्लियर है? और समझे, इसको हटा दो, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ध्यान समझे। अब अगर ध्यान दे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्लियर है? तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो v1 वेलोसिटी से इतना मूव किया, इतना मूव किया, तो कितना मूव किया, तो अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी v1 टाइम तो t है। क्लियर? ये वो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा माइनस इतना, ये यहाँ तक जो पहुंचा ये है x1 t माइनस माइनस x1 जीरो। नहीं समझ में आया क्या? ध्यान समझे फिर से। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, इस पोजीशन पे पहुंचा, इस पोजीशन पहुंचने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट इतना सा होगा, डिस्प्लेसमेंट इतना सा होगा, तो इसकी जो पोजीशन थी पहले ये थी, फिर t टाइम बाद ये हो गई, तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट से इतनी डिस्प्लेस घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको उधर शिफ्ट किया तो हमारे पास v1 t इज इक्वल टू, सॉरी x1 t इज इक्वल टू v1 t। तो एक सेकंड, इसको उधर शिफ्ट किया तो ये कितना आ गया, x1 ऑफ t इज इक्वल टू v1 t प्लस x1 जीरो। क्लियर है? इसी प्रकार जब हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए किया x2 t इज इक्वल टू v2 t प्लस x2 जीरो। क्लियर है? अब हमने क्या किया, तो हमको क्या देखना है कि दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट टी टाइम बाद यहाँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, उतने टाइम पे ये ऑब्जेक्ट, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। फिर से समझिए, ध्यान समझिएगा, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है तो कंफ्यूजन पहले क्लियर करिए, ध्यान दी। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था कोई, या वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर वन यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट नंबर टू यहाँ पे था। क्लियर? ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर? तो आफ्टर टाइम t ये दोनों बराबर तो है नहीं, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, हो भी सकते हैं, तो होंगे तो आगे देखेंगे। तो जब ये इधर की तरफ मूव किया, जब इधर तरफ मूव किया तो कुछ समय बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच गया, और उतने ही टाइम पीरियड में ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, सॉरी, जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है
पोजीशन का, वही हमारा एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है हमारा, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है। क्लियर है? तो ध्यान समझिए। तो इन दोनों में जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा? x2t माइनस x1t इज इक्वल टू x20 माइनस x10 प्लस प्लस v2t माइनस v1t। समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान समझिए, मेरे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ध्यान से क्या समझना है कि ये क्या है? दिस इज चेंज इन पोजीशन आफ्टर टाइम t। This is the change in position of object 2 with respect to 1. This is the change in position of object 2 with respect to object 1 at time t, in a time t. And this is the difference of position of object 2 with respect to object 1 at initially. तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन सॉरी हाँ चेंज इन पोजीशन एट टाइम टी, एंड इसको इधर लेके आए माइनस चेंज इन पोजीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज v2 माइनस v1 एट टी। क्लियर? ये अगर देखें, दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 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 ऑफ ऑब्जेक्ट 2 with respect to 1, displacement of object 2 with respect to 1 is equal to v2 minus v1 into t। ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे। This is the displacement of object 2 with respect to 1 is equal to v2 minus v1। v2 is the velocity of object 2 with respect to ground, and this is the v1, v1 is the velocity of object 1 with respect to ground, and this is the displacement of object 2 with respect to 1। ध्यान से समझेंगे फिर से। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि s टू 1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 into t। इस t को नीचे शिफ्ट किया, s21 divided by t is equal to v2 minus v1, v2 minus v1। This is the velocity of object 2 with respect to 1, this is the velocity of object 2 with respect to 1 is equal to v2 minus v1। समझ में आया क्या? दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी। क्लियर? मतलब कि अगर 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 ध्यान से समझिए, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये कि ये जो चिंटू है, चिंटू जब इसको देखता है, किसको? बॉबी को। चिंटू जब बॉबी को देखता है तो उसकी वेलोसिटी वीबी है, उसकी वेलोसिटी वीबी है। और चिंटू जब अभिषेक को देखता है तो इसकी वेलोसिटी वीए है। क्लियर? लेकिन जब बॉबी चिंटू को देखता है, जब बॉबी चिंटू को देखता है तो हम क्या करेंगे? जब बॉबी चिंटू को देखता है तो हम बोलेंगे चिंटू की वेलोसिटी बॉबी के रिस्पेक्ट में, चिंटू की वेलोसिटी सॉरी चिंटू नहीं, अभिषेक की वेलोसिटी बॉबी के रिस्पेक्ट में, तो अभिषेक की वेलोसिटी बॉबी के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब ये कहें कि ये जो अभिषेक है ये बॉबी को देखे, अभिषेक बॉबी को देखे, तो बॉबी मूव कर रहा है, तो जब बॉबी मूव कर रहा है तो बॉबी की वेलोसिटी अभिषेक के रिस्पेक्ट में, बॉबी की वेलोसिटी अभिषेक के रिस्पेक्ट में। हम ध्यान से समझेंगे यहाँ पे जो हम कहेंगे कि अभिषेक की वेलोसिटी बॉबी के रिस्पेक्ट में, मतलब अभिषेक को हमने खड़ा कर दिया और सॉरी बॉबी को हमने खड़ा कर दिया, अभिषेक की वेलोसिटी पूछ रहे हैं,
अभिषेक की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो अभिषेक की वेलोसिटी बॉबी के रिस्पेक्ट टू तो वी ए माइनस वी बी। क्लियर है? जब हमने अभिषेक को खड़ा कर दिया, बॉबी को पूछा, बॉबी के बारे में पूछा, तो अभिषेक क्या देख के बताएगा कि अभिषेक की वेलोसिटी बॉबी के रिस्पेक्ट में क्या पहले हो चुका, बॉबी की वेलोसिटी अभिषेक के रिस्पेक्ट में, बॉबी की वेलोसिटी अभिषेक के रिस्पेक्ट में वी बी माइनस वी ए। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे समझते हैं। एक आध क्वेश्चन करते हैं इसके। नोट करिए, अगर देखने में दिक्कत जा रही है तो नोट कर। तो अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर पा रहे होंगे। चलिए अगला ध्यान, एक चीज और ध्यान देंगे इसमें, एक चीज और कि ये जो हमारा प्रेजेंटेशन बना है, ये है जब ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो v21 इज इक्वल टू v2 प्लस v1। ये कब होगा? when 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 both objects moving with opposite direction, मूविंग विद अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? एक एग्जांपल को लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझेंगे। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखूंगा, बहुत टाइम जाएगा, तो आप सुनेंगे। कार कार ए मूविंग एट स्पीड, मूविंग एट वेलोसिटी, सॉरी, कार ए मूविंग वेलोसिटी, मूविंग एट मीटर पर सेकेंड। एक कार ए है, ये 10 मीटर पर सेकंड से, यानी वी ए 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी लाइन पर, इज अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और एक कार दूसरी है, ये कार ए है, ये आगे तरफ मूव कर रही है, और दूसरी कार है बी, दूसरी कार है बी, दूसरी कार है बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर ये इधर तरफ मूव कर रहा है तो ये कार भी इधर तरफ मूव कर रही है। ठीक है? मूविंग विद द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकंड, ये 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। क्लियर? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बी एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वाइस वर्सा, का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? जब अपने को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करनी है, वी ए माइनस वी बी। क्लियर? तो क्या हो जाएगी? वी ए 10 है, वी बी 6 है, इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगर वी बी माइनस वी ए पूछे, वी बी 6 और वी ए माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? -4 मीटर पर सेकेंड मतलब ये नहीं कार पीछे की तरफ मूव करने लगी, -4 मीटर पर सेकेंड मतलब ये हुआ कि ये वाली कार यानी बी कार एक रिस्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, कम स्पीड से चल रही है। मतलब ये कि अब ये इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है कि ये कार ए बी को ओवरटेक कर सकती है। कितनी देर बाद ओवरटेक करेगी? कितनी देर बाद ओवरटेक करेगी? अगर कितनी देर बाद ओवरटेक करेगी तो स्पीड तो अपने पता हो गई, स्पीड अपने को पता हो गई कि इस स्पीड से ओवरटेक करेगी। और इस स्पीड से ओवरटेक करेगी, इसका मतलब क्या है कि स्पीड अपनी है 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड है। अगर आपने पूछा, बोल दे कि इनिशियली डिस्टेंस इतनी थी, तो आप कितना बताओगे कितने डिस्टेंस बाद ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे? अगर हम बोल दें कि इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर थी, इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर थी, तो आप क्या लिखोगे? v बाई टी इज इक्वल टू 4, v बाई टी इज इक्वल टू 4, ये क्या एक्सलेशन, सॉरी,
एक्स बाई टी वेलोसिटी एक्स बाई टी इज इक्वल टू 4, तो अपन लोग लिखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज कितना लिखोगे 4, तो 10 मीटर इस जगह पे 10 मीटर बाई टी इज इक्वल टू 4, तो इधर कितना हो जाएगा टी इज इक्वल टू 10 बाई 4, बोले तो 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड के बाद ये कार कार ए बी को ओवरटेक कर जाएगी। क्लियर, समझाया क्या? अगर आपसे पूछे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, वाली कार इधर तरफ जा रही थी, तब आप क्या लगाएंगे? वी ए बी। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी। तब जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो वी ए प्लस वी बी, वी ए है 10 प्लस वी बी है 6 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? बराबर। चलिए, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या बोले 1D मोशन आज से कंप्लीट होता है। आपके दो मेजर टॉपिक कंप्लीट हुए, एक यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, और एक हुआ रेक्टिलिनियर मोशन या बोले काइनेमेटिक्स या बोले 1D मोशन या बोले मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर, इसका एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है और इसके बाद 3 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट से आते हैं, तो 4 क्वेश्चन की आपकी कंप्लीट स्टडी हो चुकी है। क्लियर, हाँ थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हुई है, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स को ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन बोर्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को ऐड कर पाना इजी टास्क नहीं है, और दूसरी चीज टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए बहुत जल्द आपको न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जिससे एलिमेंट्री फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर है? चलिए, आज की सुबह समाप्त होती है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।